Unacademy. Let's crack it. फंडामेंटल राइट्स, हम मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले एक बात दोस्तों पुनः दोहराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो हम 120 घंटे में दोस्तों पढ़ते हैं पॉलिटी को, उसको 10 घंटे में पूरा कराना ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको मैं स्वीकार करने के बाद आपके लिए कर रहा हूं। मेरे लिए करना और आपके लिए सुनना दोनों के लिए दोस्तों क्या चुनौतीपूर्ण है, तो थोड़ा सा स्पीड तेज है मैं मानता हूं, लेकिन 10 घंटे में पूरा करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एकदम प्री के लिए एकदम, मैं पहले कहा था कि जो बच्चे पहले से पॉलिटी पढ़ चुके हैं, चाहे वो मुझसे पढ़े हों या किसी पुस्तक के माध्यम से कहीं और से पढ़े हों, तो उन्हीं के लिए दोस्तों ये लेक्चर है। और ये केवल लेक्चर केवल यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि अदर जो आपके स्टेट एग्जाम है, मान लीजिए यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी है, अदर सभी पीसीएस एग्जाम के लिए भी उतना ही लाभकारी, जितना लाभकारी यूपीएससी के लिए है। तो आइए फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, पहले हम बात करें राइट्स होते क्या हैं। देखिए मैं सिंपली, देखिए दोस्तों बहुत गहराई में जाना नहीं, क्योंकि मेंस के लेक्चर नहीं, प्री के लेक्चर हैं। राइट्स को दोस्तों मैं अगर सिंपल डिफाइन करूं तो मैं राइट्स को ये कहूंगा कि राइट्स वो हैं जो एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी कि पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो सारी कंडीशन राइट्स के अंदर दोस्तों को मिलती हैं। दोस्तों अगर आप किसी देश के साथ देखना चाहते हैं, किसी देश के साथ वहां के लोगों के क्या रिलेशन है, तो आप दो चीजों को देखिए, एक तो राइट्स को देखिए, एक ड्यूटी को देखिए। यानी कि राज्य की ओर से सिटीजन्स को क्या क्या दी गई परिस्थितियां, क्या क्या कंडीशंस दी गई, क्या क्या राइट्स दिए गए, दोस्तों इससे पता चल जाता है कि वो देश कितना लिबरल है, कितना मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि उस देश का सिस्टम एक्चुअली में है कैसा। यानी कि जब वो अपने सिटीजन को क्या देता है, राइट्स देता है। और फिर वही दोस्तों जब सिटीजन की ड्यूटीज होती हैं किसके प्रति, स्टेट के प्रति, तो मैं ये कहूं कि राइट्स ये डिटरमाइन करते हैं कि स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन कैसा होगा, इसको हम डिफाइन करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम राइट्स की बात करें, राइट्स के प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो हम राइट्स के बहुत सारे दोस्तों टाइप्स देखते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपके स्ट्रक्चरल राइट्स, आपका कस्टमरी राइट और आपके केस लॉ, यानी कि हम बात करें संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, विधायी या सांविधिक अधिकार भी इनको बोलते हैं। फिर आपके प्रथागत कानून और दूसरे आपके बेटा वाद कानून। इनके अलावा भी बेटा आपके दो राइट्स और होते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स के अलावा, फंडामेंटल राइट्स तो भी आएगा, मैं बताऊं, चर्चा करूंगा, प्राकृतिक अधिकार और आपके ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। पहले दोस्तों हम बात करें संवैधानिक अधिकार, वे अधिकार जो हमको संविधान से दिए गए हैं। अब संविधान के अंदर बेटा दो अधिकार हैं, एक तो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स हैं जो भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके 35 में, बल्कि आर्टिकल 14 से लेके 32 तक में जो दिए गए हैं, दैट इज द फंडामेंटल राइट। इन फंडामेंटल राइट के बाहर भी जो अधिकार मिले हैं, जैसे हम आपको मिला है सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि आपको जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, 326। तो 326 क्या हो गया आपका, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो जो संविधान के अंदर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उनको संवैधानिक अधिकार। हालांकि फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि ये भी संविधान में दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों आपका हम बात करें वैधानिक, विधायी या सांविधिक अधिकार, बेटा ये वे राइट्स होते हैं जो हमको विधायिका के द्वारा, चाहे वो सेंटर की विधायिका, सेंटर का लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, और स्टेट का आपका विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि सिंपल के लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसके द्वारा जो राइट्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वैधानिक, विधिक, वो राइट्स बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका जो हमको कस्टमरी यानी कि आपका प्रथागत कानून, जैसे मुस्लिम पर्सन लॉ है, इस प्रकार के जो अलग अलग कानून हैं, वो कानून भी दोस्तों क्या करते हैं, आपको बहुत सारे राइट्स देते हैं। इसके अलावा बेटा केस लॉ, बहुत सारे बेटा ऐसे अधिकार हैं जो हमको जुडिशरी के डिसीजन से दिए गए हैं। जैसे अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 को, जो आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 के अंदर आप देखें लगभग आज 40 अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर क्या इंक्लूड हैं, और जो अनेकों केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन सिटीजन्स को दोस्तों दिए गए हैं, तो वो भी राइट्स की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आपका अधिकार की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। नेचुरल राइट्स बेटा उनको कहा गया है कि जो हमको नेचर से मिले हैं। एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, स्कॉलर हैं, जिनका नाम है लॉक। लोग ये कहते हैं कि 3 राइट्स हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं। एक तो आपका हुआ एसेट, मैं इसको सिंपल बोलता हूं ऑल यानी कि एसेट, लिबर्टी एंड लाइफ।
यानी कि आपका संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इनको नेचुरल राइट, यानी कि राज्य ये तक कहा जाता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं नेचुरल राइट्स की रक्षा के लिए हुई है। और कहीं ना कहीं जो हमारे लीगल राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पर इंपैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ह्यूमन राइट्स, दोस्तों ह्यूमन राइट्स हमको एज ए ह्यूमन बीइंग प्राप्त होते हैं, भले ही हमारे फंडामेंटल राइट किसी देश में मिले या ना मिले, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमको जरूर मिलते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास ह्यूमन राइट्स भी और फंडामेंटल राइट्स भी एज ए इंडियन सिटीजन। बट जब हम अमेरिका जाएं, हम ब्रिटेन जाएं, हम सऊदी जाएं, हम पाकिस्तान जाएं, हम लोग किसी भी देश में जाएं, तो वहां पर दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। बट हमारे पास उस समय भी क्या होगा? ह्यूमन राइट्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स हमारे पास रहने वाले हैं। मैं दोस्तों बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने कहा ये मेंस का क्लास नहीं है, प्री का क्लास है। बेटा अगर हम राइट्स की नेचर की बात करें तो आप देखेंगे तीन तरह का दोस्तों हम देखेंगे जो वर्ल्ड में, अगर हम देशों की प्रकृति को देखें, कंट्री की जो नेचर को देखें, तो एक नेचर है आपका जिनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट, जस्ट लाइक अमेरिका। हालांकि आज किसी भी देश को एक पूर्ण रूप से किसी कैटेगरी में खड़ा कर देना कि ये कैपिटलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है या वेलफेयर स्टेट है, ये बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि सभी देशों ने क्या कर लिया है, सारे की सारी चीजों को किसी के अंदर ज्यादा तत्व मिल जाएगा, किसी के यहाँ पर आपके कैपिटलिज्म वाले तत्व ज्यादा मिल जाएंगे, किसी के यहाँ पर सोशलिस्ट ज्यादा मिल जाएगा, कहीं पर आपको वेलफेयर ज्यादा मिल जाएगा। तो एक कैटेगरी डिवाइड करना बड़ा मुश्किल सा होता है। हालांकि वो बात है कि हम पॉलिटिकल साइंस के जब लेक्चर लेते हैं, मेंस लेक्चर, उसमें मैं करता हूं, लेकिन हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट जैसे आपका अमेरिका, सोशलिस्ट स्टेट जैसे आपका चाइना, और वेलफेयर स्टेट जैसे कि हम। कैपिटलिस्ट स्टेट में ये कहा जाता है कि जितने भी राइट्स होते हैं, उन राइट्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है दोस्तों, आपकी राज्य का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। यानी कि राज्य के अंदर क्या होता है कि राज्य लोगों के अधिकारों के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं दिखेगा, आपको कोई भी कंट्रोल नहीं दिखेगा, तो इनको कहा जाता है नेगेटिव राइट्स, जहां पे कोई कंट्रोल ना हो। और जब हम देखते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा? राज्य का फुल्ली कंट्रोल, राज्य डिसाइड करेगा आपको क्या राइट्स मिलेंगे, क्या राइट्स नहीं मिलेंगे। इसको बोलता है यानी कि आपका सोशलिस्ट स्टेट में पॉजिटिव। जबकि हम वेलफेयर स्टेट में देखते हैं तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं। भारत में जहां आपको राइट्स दिए हैं तो राइट्स के साथ साथ बहुत सारी प्रोविजंस दिए हैं। आपको राइट टू स्पीच मिला है, लेकिन राइट टू स्पीच के ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं, प्रतिबंध जो हैं, लिमिटेशंस जो हैं, वो आर्टिकल 19(2) के अंदर दिया गया है कि आप भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, आप भारत का जो पूरी लोक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तमाम तरह के उसमें क्या प्रतिबंध है, हर आर्टिकल्स के ऊपर, हर अधिकार के ऊपर। ये जरूरी है कि वेलफेयर स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बेटा पहले हम बात करें जो मूल आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर 7 आपके राइट्स थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपके 6 हैं, क्योंकि हम जानते हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा आर्टिकल 31 था, यानी कि राइट टू संपत्ति, राइट टू एसेट जो था, उसको क्या कर दिया गया है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स बना दिया गया है आर्टिकल 300A के तहत। तो रिसेंटली यानी कि प्रेजेंट में हम बात करें, प्रेजेंट में आपके पास में क्या 6 अधिकार है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और उसके बाद आप देखें दोस्तों आपको फ्रीडम यानी कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, और फिर आपका आपका सांस्कृतिक और आपका शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, और फिर आपका आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडाइज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार। लेकिन दोस्तों मैंने सबको कहा कि भाई आर्टिकल 12 से, यहां तो हमने शुरुआत की 14 से, तो 12 और 13 में क्या है? 12 और 13 में आर्टिकल यानी कि जो हमारे अधिकार है, अधिकार से संबंधित अन्य और व्यवस्थाएं हैं कि किस प्रकार से हमको अधिकार मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगेगा, उनकी बात करें। देखिए दोस्तों, अधिकार मिले किसको हैं? नागरिकों को मिले हैं। और किससे सिक्योरिटी के लिए मिले हैं? राज्य से सिक्योरिटी के लिए, स्टेट से सिक्योरिटी के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्य तुमको दिखता नहीं है, स्टेट तुमको दिखता नहीं है, हमको दिखती कौन है? गवर्नमेंट दिखती है। तो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ही राज्य की गतिविधि को पूरा करती है, तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी वो स्टेट की एक्टिविटी मानी जाती है। तो प्रश्न बनता है कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट के पार्ट शामिल होंगे? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडी यानी कि हम लोग बात करें म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, हम पंचायतों की बात करें, उनकी बात होगी। और इन तीनों से जुड़े बेटा जो भी आपके क्या है प्राधिकरण हैं, जो भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, जो भी आपके एजेंसीज हैं, वो सब क्या होंगे बेटा इसके अंदर शामिल होंगे। मोटी सी बात यह है कि जुडिशरी जो है वो राज्य की डेफिनेशन में नहीं आएगी,
जुडिशरी आएगी अभी आर्टिकल 13 के अंदर आएगी, आर्टिकल 13 के अंदर दोस्तों आएगी। प्रश्न उठता है कि वो एजेंसीज कौन कौन सी आएंगी। दोस्तों इस संदर्भ में क्या है कि एक आपका केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो था दोस्तों आपका अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब मामला 1981। तब बेटा राज्य की परिभाषा के बारे में कहा था कि राज्य की वे सब एजेंसीज आएंगी जिनके अंदर ये 6 फीचर्स, 6 आपके एलिमेंट्स होंगे। ये 6 एलिमेंट्स होने वाली एजेंसी सब के सब राज्य की डेफिनेशन के अंदर आएंगी, राज्य की एजेंसी के अंदर आएंगी। क्या क्या? जिसकी निगम की वो कॉर्पोरेशन जिसकी शेयर यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो स्टेट के पास में हो, राज्य के पास हो, सरकार कोई सी भी सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके पास होनी चाहिए। दूसरा बेटा राज्य को वित्तीय सहायता यानी कि जो स्टेट यानी जो निगम है, कॉर्पोरेशन है, राज्य उसको क्या करता हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो, फाइनेंशियली उसको ऐड देता हो, ये होना चाहिए। तीसरा बेटा राज्य के पास में क्या हो, उसका पूरा क्या हो, आपका जो एक अधिकार है, यानी हम बात करें कि उसकी जो मोनोपोली है वो क्या हो, स्टेट के पास में हो। राज्य का, स्टेट की बात समझ बेटा, मैं फिर बोला स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट, दिमाग में रखिएगा, स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन सी? सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी या फिर इनसे जुड़ी एजेंसीज है ना, उनको हम लेंगे। तो बेटा क्या है, स्टेट का फुल्ली क्या हो, कंट्रोल और नियंत्रण हो। बेटा सार्वजनिक महत्व के सरकारी कार्यों संबंधित हो, मतलब मोटी सी बात है कि जो कॉर्पोरेशन है वो आपका पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो और सरकारी कार्यों से जुड़ा हो। जैसे मान लो रोड बन रही है तो बेटा ये भी एजेंसी, जो रोड बनाने वाली एजेंसी होगी वो इसमें आएगी, वो सार्वजनिक कार्य से जुड़ी है। बेटा क्या हो कि सरकार का कोई विभाग था जिसको सरकार ने क्या है, सरकार ने किसी डिपार्टमेंट को क्या बना दिया, कॉर्पोरेशन बना दिया है, जिसको आज हम लोग बोल देते हैं ना प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन बना दिया, यानी कि आपका क्या बना दिया, पब्लिक एक इंटरप्राइजेस बना दिया, गवर्नमेंट की कंपनी बन गई। तो वो सब बेटा क्या होंगे, इसके अंदर आएंगे। इन आधारों पर हम देखें बेटा तो ये जितने आप सामने दिख रहे हैं इन सबको बेटा राज्य की डेफिनेशन के अंदर नहीं माना गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे एनसीईआरटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, बीसीसीआई आपका राज्य के डेफिनेशन में नहीं आएगी, अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी नहीं आएगा बेटा, राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन संस्थान ये भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, जुडिशरी भी नहीं आएगी, और कोई भी बेटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी आपके इसके अंदर नहीं आएगी। बेटा जुडिशरी में कोई भी नहीं आएगी, ध्यान रखना, जुडिशरी में कोई भी नहीं आएगी। अब वो एक अलग केसेस है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि इतना आपको जरूरी नहीं है, ये सब केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केसेस के माध्यम से बताया था। चलिए बेटा अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 13 की बात करते हैं, उतने आपके लिए पर्याप्त है भी। आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्टेट फिर मैं बोल रहा हूं स्टेट कौन सा, आर्टिकल 12 दिमाग में रखना है, जो आर्टिकल 12 में बोला गया है। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस करता हो, और अगर ऐसा हुआ तो वे सारे लॉ क्या होंगे, जीरो होंगे, शून्य होंगे, यानी कि नल एंड वॉइड होंगे, ये बोला गया आर्टिकल 13 के अंदर। क्वेश्चन बनता है नल एंड वॉइड कौन करेगा, नल एंड वॉइड वही करेगा जो उसका रिव्यू कर सकता है लॉ का, और लॉ का रिव्यू कौन कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कहां से निकलती है, आर्टिकल 13 से निकलती है, यही आपका आर्टिकल 13 में है। जब बेटा हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 13 से बेटा दो क्लोज निकलते हैं, एक तो है थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि सोवरेबिलिटी यानी कि आपका पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी का बेटा अर्थ ये है कि अगर कोई लॉ बना तो लॉ बेटा, अगर लॉ जो बना, लॉ का जितना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस कर रहा है केवल उतना ही पार्ट क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा, बाकी लॉ बचा रहेगा। अगर पूरा ही लॉ क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट का वॉयलेंस कर रहा है तो पूरा ही लॉ क्या होगा बेटा, नल एंड वॉइड होगा। लेकिन अगर उसका कोई पार्ट, जैसे हम बात करें कि कोई लॉ है, उस लॉ के 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से जो सी और डी पार्ट है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेंस कर रहा है, तो केवल सी और डी ही नल एंड वॉइड होगा, ए और बी लॉ बने रहेंगे, जो उसके ए और बी पार्ट है वो बने रहेंगे। अगर ए बी सी डी चारों ही करें, चारों ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज द थ्योरी ऑफ सेवरेबिलिटी, दैट मीन पृथक्करण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत यानी कि छा जाना, उसको कवर कर देना, उसको ढक देना।
संविधान से पहला बना कोई भी लॉ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहला बना कोई भी लॉ यदि वर्जेंट का क्या कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो वह क्या होगा दोस्तों, विधि शून्य होगा। बहुत सारे लॉ, जैसे हम बात करें देशद्रोह का, आपने सुना होगा, तो 124 से वो मुकदमा चल रहा है, बात चल रही है कि जी ये तो आपका आजादी से पहले का बना हुआ लॉ है, 1857 के बाद बना हुआ लॉ है, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच का मैटर छीनता है, यानी जो बोलने का इसको छीनता है, इसको क्या नल वॉइड होना चाहिए। जुडिशरी में क्या चल रही है, इसके लिए चल रही है, पूरी बहस चल रही है कि शायद हो भी जाए, समाप्त भी हो जाए, या रहे भी जैसे जुडिशरी बोले, तो डेट इज, यानी कि संविधान से पहला बना कोई भी लॉ अगर प्रेजेंट के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो वह भी क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा, यानी कि आपका जीरो होगा। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बेटा अब बात करते हैं, अब आपके 6 अधिकार। पहला अधिकार है आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 13। तो बेटा यहां पे हम देखें पहले आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 दोस्तों ये कहता है, बड़ा शानदार आर्टिकल है। अगर फंडामेंटल राइट्स के 3 आर्टिकल की हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। और बेटा इन तीनों को ही गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुंदर सा प्यारा सा ट्रायंगल बोला जाता है। चलिए आर्टिकल 14 को देखें बेटा, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या बोलता है दोस्तों कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां पर दोस्तों 2 शब्दावली हैं, एक तो आपका क्या हुआ कि विधि के समक्ष समता और दूसरा आपका विधि का समान संरक्षण। अब आप कहेंगे सर इन दोनों ही शब्दावली को थोड़ा समझने का प्रयास करना है, और यही बेटा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ने कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में सभी लोग समान है दोस्तों। और ये बेटा रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, कि रूल ऑफ लॉ, जब लॉ का डंडा चलेगा तो वो सब पर बराबरी रूप से चलेगा, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, राष्ट्रपति हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, किसी धर्म का, जाति का, वर्ग का, क्षेत्र का, भाषा का, कोई भी हो, सबके लिए क्या होगा, सेम डंडा चलेगा। दैट इज द रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन है, कानून के अकॉर्डिंग होगा, ये इसकी बात करता है। बेटा रूल ऑफ लॉ जब हमने लिया, ये आपका कहां से लिया बेटा, ब्रिटेन से लिया, यानी कि आपका ब्रिटेन से विधि का शासन की बात करता है। ये कहता है ट्रीट एवरीवन इक्वली, यानी कि सभी को क्या करो, समान रूप से क्या करो, काउंट करो, सभी को समान रूप से क्या करो, ट्रीट करो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर इज नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। और बेटा कोई भी अगर हम पद की बात करेंगे तो कोर्ट के सामने जब कोई मैटर जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, सबको इक्वली क्या करेगा, ट्रीट करेगा। सिंपल सी बात यह है, ये कहता है कानून के समक्ष सभी समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ये कहे जी मैं फलाना हूं, कोई फलाना नहीं है, सब एक है। क्लियर, सब एक है। लेकिन दोस्तों ये सब एक का कॉन्सेप्ट है, ये दिक्कत पैदा करता है। क्या दिक्कत पैदा करता है कि अगर राज्य सभी को इक्वली मानेगा तो जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हैं, जो अलग अलग फिरके, अलग अलग क्लास हैं और जो विकास की धारा में जुड़ नहीं पाए, उनके लिए राज्य को, स्टेट को, गवर्नमेंट को कुछ अलग से काम करने की बात बोलेगा नहीं। वो कहेगा सबको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन जो बैकवर्ड हैं उनको बच्चों कुछ विशेष कंडीशंस चाहिए ताकि वो भी क्या हो, कॉमन स्ट्रीम में, आम धारा में जुड़ सके। बात कुछ ऐसी है कि 4 लड़कों की रेस हुई, लड़का लड़की बेटा कुछ भी लगा लीजिएगा, कि 4 लोगों की रेस हुई, दौड़ हुई और एक का पैर में चोट लगी हुई है। तो बेटा जिसके पैर में चोट लगी हुई है उसके लिए तो दौड़ शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी है। तो राज्य को क्या करना पड़ेगा ताकि वो भी दौड़ में हिस्सा ले सके, रेस में हिस्सा ले सके, उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसको कह देंगे तुम 1 किलोमीटर नहीं तुम 100 मीटर चले जाना, या उसको स्पेशल कुछ और फैसिलिटीज देनी होगी, चाहे वो रिक्शा दी जाए, साइकिल दी जाए, कुछ भी दी जाए, ताकि वो भी क्या हो, कॉमन स्ट्रीम में जुड़ सके। तो यहां पे बेटा बात ये है, तो ये कहता है कि ये शब्दावली थोड़ा सा निगेटिव सेंस देती है, ये राज्य को रोकती है। किसके लिए? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके वेलफेयर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए निगेटिव है। तो यहां पर क्या बोला, इसको साथ लेके चलना है। किसको साथ लेके चलना है? यानी कि आपका विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये पॉजिटिव सेंस देता है। क्यों? क्योंकि राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए वेलफेयर करने के लिए, कल्याण करने का अधिकार देता है, राइट्स देता है। बेटा ये यूएसए से लिया गया, यूएसए में जोड़ा गया था 14वें अमेंडमेंट के द्वारा, अमेरिका के संविधान बेटा शब्दावली को जोड़ा गया था।
ये कहता है कि इक्वल प्रोडक्शन विल बी गिवन टू ऑल, लेकिन बाद में क्या दोस्तों आपका अफर्मेटिव एक्शन, ये बोलता है अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। और ये कहता है कि इक्वल प्रोडक्शन विल बी गिवन टू ऑल, लेकिन कब? जब समान कंडीशंस हो, समान कंडीशंस हो तब आप क्या करें? इक्वल प्रोडक्शन दें। लेकिन अगर परिस्थितियां असमान हैं तो आपके लिए लो भी क्या होंगे? बदल जाएंगे। जैसे एक छोटा एग्जांपल और लास्ट बोल के फिर खत्म करूंगा इस आर्टिकल 14 को। ये कहता है कि भैया आपने कहा कि जो भी गाड़ी चलेगी, कहां पर आपका रोड पर चलेगी, उन सबको सीट बेल्ट लगाना होगा। लेकिन क्या बाइक वालों के लिए भी सीट बेल्ट होगा? आप कहेंगे सर नहीं, उनके लिए हेलमेट होगा। अब चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बुलेट हो, चाहे वो आपका हार्ले डेविडसन हो या कोई और बाइक हो, सबको हेलमेट लगाना होगा। तो ध्यान समझिएगा बेटा। लेकिन जो कारें हैं, चाहे वो कार आपकी लंबरगिनी हो और चाहे वो आपका कोई और कार हो, चाहे आपकी हमारी प्यारी नैनो हो, कोई भी कार हो, सबको क्या होगा? सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि समान कंडीशन के लोगों के साथ समान लो होना चाहिए। आपको कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। तो ये कहता है बेटा पब्लिक वेलफेयर के लिए क्लासिफिकेशन क्या है? जरूरी है, यानी कि आपका वर्गीकरण करना जरूरी है। तो इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि समान परिस्थिति के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इक्वल प्रोडक्शन ऑफ द इक्वल कंडीशन। तो दोस्तों अब आप कहेंगे सर ये शब्दावली ज्यादा हमको बेटर लग रही है, ये तो अच्छी नहीं लग रही। लेकिन बेटा हम दोनों को लेके चलेंगे। दोनों कैसे लेके चलेंगे? जब हमने एक सेट बना दिया, सेट किसका बना दिया? कार वालों का। अब कोई कार चलाने वाला बोले कि भाई मैं तो 7 करोड़ की कार चला रहा हूं, लंबरगिनी चला रहा हूं, मैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा। नहीं भैया, सीट बेल्ट चाहे वो नैनो हो और चाहे आपका क्या हो 7 करोड़ की लंबरगिनी हो, 3 करोड़ की हो, चाहे 2 करोड़ की, कुछ भी हो, सबको क्या लगाना पड़ेगा? सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। बिकॉज हमारे यहां पर क्या है? रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, कानून सेट के अकॉर्डिंग बना दिया गया है। और बेटा यही से आपको मिलेगा। जितनी भी आप देखते हैं रिजर्वेशन की बात करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, वो बेटा इन्हीं के तहत इन दोनों ही टर्मोलॉजी को, दोनों ही शब्दावली को साथ लेके चलने का प्रयास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा क्या करता है? करता है। जहां बेटा इस के अंदर हम देखें तो एक बेटा ये केस भी थोड़ा सा वैसे ही ध्यान रखिएगा कि न्यू डॉक्ट्रिन बेटा इसको कहा गया, और रूल ऑफ लॉ के साथ नेचुरल जस्टिस, यानी कि कानून के शासन के साथ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि अपने विवेक से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है, उचित और अनुचित। ये नहीं कि आपने कोई चीज पढ़ ली, कोई चीज देख ली और आपने कहा जी मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, जब मैं यकीन करूंगा। नहीं भैया, नेचुरल जस्टिस कहता है अपने विवेक पर भी इस्तेमाल करो, अपने तर्क पर भी इस्तेमाल करो। बहुत सी चीजें क्या होती हैं? पर्दे के पीछे होती हैं, जो लिखी हुई होती है वो भी सही नहीं होती, और जो लिखी हुई नहीं है तब भी सोचना पड़ता है। तो हम देखते हैं हमारी जो जुडिशरी है वो भी नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर क्या करती है बेटा? काम करती है। जब यानी कि संविधान में बहुत सी बातें लिखी हुई नहीं है तो क्या करते हैं? वो संविधान की व्याख्या करते हैं नेचुरल जस्टिस को बेस बनाकर। और ये बड़ा विषय है, लेकिन इसको यहां पर हम छोड़ते हैं। बेटा इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि आपके अपवाद हैं आर्टिकल 14 के, जहां तुम कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ है लेकिन विशेषाधिकार स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। लेकिन तब भी हमने क्या किया? कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। अगर प्रेसिडेंट गवर्नर बेटा कोई भी क्रिमिनल मैटर करते हैं, कोई क्रिमिनल केस करते हैं, तो क्रिमिनल केस करने की कंडीशन बेटा क्या होगा? उनकी कोई पद पे रहते हुए किसी तरह की कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ, अगर सिविल मैटर है तो 2 महीने के नोटिस पर कार्रवाई चल सकती है। और उन्होंने अगर कोई कार्य अपने कार्यालय संबंध किया है तो बेटा उस संदर्भ में भी कोर्ट में उनको ले जाया नहीं जा सकता। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल प्रिविलेज आर्टिकल 361 के तहत मिला है। ऐसे आपका बेटा एमपी एमएलए की बात करें, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, यानी कि आर्टिकल 194 के तहत आपका एमएलए को और 105 के तहत एमपी को बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं कि अगर वो किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी करते हैं कहां पर? असेंबली के अंदर, तो बेटा उसको भी कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता। आप देखते भी होंगे, आपने सुना होगा, एक चर्चा में चल रही है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बेटा, वो खूब विधानसभा के अंदर खूब बोलते हैं और खूब बोलते हैं। तो दूसरी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि एक बार जो बातें तुम आप विधानसभा के अंदर बोलते हो, जब बाहर बोल के दिखाओ तो तुमको हम केस करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ भी बाहर बोलने के बाद केस, लेकिन वो अंदर कुछ भी बोले तो बेटा उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये कहां से उनको छूट मिली है? इसी के तहत बेटा आपको मिली है, छूट मिली है। इसके अलावा बेटा क्या है कि अगर क्रिमिनल कोई मैटर होता तत्काल गिरफ्तारी है, लेकिन सिविल मैटर में छूट ये मिली है कि जब सेशन चल रहा हो तो सेशन के दौरान और सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद
अरेस्टिंग नहीं होगी सिविल मैटर के अंदर। इसका मतलब बेटा ये होता है कि मोटे मोटे देखें हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं, और 3 सेशन आपका बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और सभी सेशन के अंदर मोटा मोटा देखेंगे तो करीब 1.5 मंथ का क्या होगा, आपको मैक्सिमम अंतर दिखाई देगा। और वैसे अंतर कितना बैठ जाए बेटा, 80 डेज का बैठ जा रहा है। 80 डेज का मतलब यानी कि लगभग 3 मंथ। तो इसका मतलब ये कि 5 साल तक सिविल मैटर में एमपी एमएलए की कोई अरेस्टिंग बेटा नहीं होगी। तो ये बेटा इस प्रकार के प्रिविलेज मिले हुए हैं। ऐसे बेटा आपके एम्बेसडर को मिले हुए हैं। अगर किसी देश का कोई एम्बेसडर भारत में आके कोई मिस्टेक कर दे, कोई गलती कर दे, मान ली किसी का कत्ल कर दे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसको हमारे बेटा कानून के सजा नहीं होगी, जायजा उसको क्या कर देंगे, बैक टू प्रिविलेज, भैया अपने देश वापस चले जाओ। ये बेटा जो है ये रूल है, ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत बना हुआ है, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है, कल कोई झूठा भी तो फंसा सकता है। मान लो पाकिस्तान है, चीन है, और भी कोई देश है, वो हमारे एम्बेसडर को झूठा फंसा देगा, भाई तुमने यहाँ पे क्या गलती करी, हम तुमको फांसी देंगे, डेथ सेंटेंस देंगे, तमाम तरह के हैंग टू डेथ कर देंगे। तो उस तरह बेटा ये इंटरनेशनल लॉ से चलता है। ऐसे बेटा यूएन के जो ऑफिसर है वो किसी भी देश में चले जाएं, हम अपने देश की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यूएन के ऑफिसर को बेटा क्या इस प्रकार की आपका क्या छूट मिली है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा, ये कुछ क्या है आपके अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। इमरजेंसी के दौरान बेटा, इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स भी आपके क्या हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। खत्म नहीं होते बेटा, सस्पेंडेड, यानी उस पीरियड के दौरान वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाते हैं। तो बेटा ये कुछ आपके क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 15 को देखें बेटा, आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, मैं इसका बेटा कोड बनाया हुआ हूं, धम जलज यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, there are not any discrimination on the basis of these and these, यानी कि इनके बेसिस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन भारत में नहीं होगा। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये बेटा किसी पब्लिक प्लेस में भी नहीं होगा। इसमें ए में देखें और बी में देखें बेटा, सिंपल सा याद करने के लिए समझ लीजिएगा। ए के अंदर बेटा वो प्लेस आते हैं 15(1)(a) के अंदर बेटा, वो 15(2)(a) के अंदर बेटा वो प्लेसेस आते हैं जहां पर हम पैसा देकर सर्विस लेते हैं। जैसे आप जाते हैं सीसीडी जाते हैं, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप होटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर इन बेसिस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बेटा आपके साथ नहीं होगा। आप बेटा जाते हैं कहीं, आप सड़क पे जाते हैं, आप स्नान घाट, आपका कहीं पे कुएं पे जाते हैं, इस तरह के जो बेटा आपके पब्लिक, जहां पर आपको पैसा नहीं देना है, सर्विस लेनी है किसी गवर्नमेंट की या राज्य की सर्विस है। जैसे हम लोग बात करें, कोई कुएं जा रहे हैं, तालाब जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, सार्वजनिक कोई बेटा आपका क्या है पार्क वगैरह इस तरह की चीजें हैं, वहां जाते हैं, तो वहां भी बेटा इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसलिए बेटा आर्टिकल 15(2) को कहा जाता है कि आर्टिकल 15(2) जो है वो इंडियन सोसाइटी को एक मॉडर्न सोसाइटी बनाता है, एक आधुनिक समाज बनाता है, जहां पर किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी क्या बेटा भेदभाव नहीं है इन बेसिस पर। लेकिन बेटा जहां ये अधिकार मिले हैं वहीं बेटा क्या है कि इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। जैसे मैंने कहा था पहले, हमारे जितने भी बेटा आपके क्या हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट बेटा एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। सबके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन वेलफेयर स्टेट, जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सभी चीजों का क्या होगा बेटा मिसयूज होगा। और मैं ये कहता हूं कि हम वेलफेयर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बात करें आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा सकता है। जैसे आप देखते हैं बस में आप जाते हैं तो महिला सीट लिखा मिलता है, वो किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। आप मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो महिलाओं के लिए आपको स्पेशल फैसिलिटीज मिलेंगी, स्पेशल हो जाता है ताकि उनको सुरक्षा बनी रहे। ये बात बेटा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों से टिकट नहीं लगता, वो सब बेटा इसके अंदर दिया गया है। ऐसे बेटा आपका 15(4) में क्या दिया गया है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था कि जो राज्य के अंदर यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड है, यानी कि हम बोले बेटा सोशल एंड एजुकेशनल, ओबीसी की बात करें, SC/ST की बात करें, इनके लिए बेटा क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है राज्य को ये छूट दी गई है कि राज्य इन कैटेगरीज के लिए क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। 15(5) में दोस्तों किया गया, 15(5) बेटा आपका 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के लिए जोड़ा गया। इसमें बेटा ये कहा गया कि जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशल छूट दी जा सकती है, SC/ST, OBC और आपका SC कम्युनिटी के लिए दी जा सकती है, ताकि एडमिशन आप देखते हुए होंगे कि आपका अलग अलग क्या बनती है, मेरिट बनती है, जनरल की है, जनरल SC की, ST की या OBC के लिए बेटा उसी के तहत होती है। यहां पर दोस्तों 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आप OBC को क्या दें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप आरक्षण देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, तो वहां पर क्रीमी लेयर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रीमी लेयर यानी कि मलाईदार परत का ध्यान करना होगा। मलाईदार परत क्या है अभी हम जानेंगे आगे। दोस्तों आपका इसके बाद नंबर 6 जोड़ा गया। नंबर 6 जो 15
सिक्स जो जोड़ा गया है दोस्तों, ये भी रिसेंटली जोड़ा गया है, यानी कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा, ईडब्ल्यूएस यानी कि आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से क्या है कमजोर है। यहाँ बेटा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक जो है सोशल और एजुकेशन ओबीसी के संदर्भ में है, लेकिन यहां पर बेटा इकोनॉमिकल कंडीशंस के तहत जोड़ा गया है। ये बेटा 50% का जो स्लेव है SC ST OBC के लिए, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे बिल्कुल अलग इसको रखा गया है ऑन द बेस ऑफ एजुकेशनल। तो आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं भी वर्गों को नृत्य के लिए प्रबंध कर सकती है और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश ले सकती है 10%। तो 6A और 6B दोस्तों आपका दिया गया है। आर्टिकल 16 दोस्तों, आर्टिकल 16 जो है मैं सिंपल बोलूं दोस्तों तो ये सरकारी नौकरी के संदर्भ में है, गवर्नमेंट जॉब के संदर्भ में है, कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, कि जब गवर्नमेंट की जॉब होंगी, सरकारी जो नौकरियां होंगी, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी। आर्टिकल 16 ये कहता है बेटा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और उद्भव के आधार पर बेटा भेदभाव नहीं होगा। मैंने बेटा इसका भी एक सिंपल सा कोड बनाया है, उसी कोड में मैं 2 लेटर और जोड़ देता हूं, धम, जलज और उनी। सिंपल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान, इन बेसिस पर किसी भी तरह का बेटा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो इन बेसिस पर किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन वही बेटा क्या था कि 15(3), अब जैसे मैंने कहा ये तो आपके क्या हो गए बेटा प्रोविजंस हो गए, इन प्रोविजंस के बेटा क्या है आपके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, कुछ आपके प्रतिबंध भी दिए गए हैं। प्रतिबंध क्या है कि राज्य अगर चाहेगा तो नियोजन में, सरकारी नौकरियों में बेटा क्या कर सकता है, निवास की, रेजिडेंस की कंडीशन लगा सकता है। हालांकि प्रेजेंट में लगभग सभी राज्यों में बेटा समाप्त कर दी गई है, बस 2 ही राज्यों में कंडीशन अभी चल रही है, वहां भी कुछ कंडीशन आरोपित की गई है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, बाकी कहीं भी अब निवास की शर्त नहीं है। नियुक्तियों में बेटा क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है कि राज्य जब अपॉइंटमेंट करेगा तो अपॉइंटमेंट करते समय अपनी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दे सकता है। उसके लिए बेटा आपका 16(4)A और 16(4)B बेटा 2 कंडीशन दी गई है। एक तो प्रमोशन में आरक्षण, यानी कि 95 में जोड़ा गया 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्रमोशन में आरक्षण मतलब ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति आज मान लीजिए किसी पोस्ट पर गया तो अगर वहां भी हम देखेंगे तो प्रमोशन में भी आरक्षण दिया सकता है, यानी कि वहां भी रिजर्वेशन दिया सकता है, ये 16(4)A के तहत। और 16(4)B बैकलॉग के संदर्भ में 50% की सीमा का वॉयलेंस हो सकता है। बेटा ये जोड़ा गया था आपका 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 के द्वारा। इसमें बेटा क्या है, इसका ये कंडीशन है, इसकी बात ये है, बैकलॉग के संदर्भ में बेटा बात यह है कि जैसे मान लीजिए इस बार आपकी 100 वैकेंसी निकली। एक छोटा सा बेटा मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि मान लीजिए इस बार बेटा क्या थी आपकी 100 वैकेंसी मान लो निकली, तो इसमें 50 जो वैकेंसी है बेटा वो जनरल की है और 50 बेटा क्या है आपकी कैटेगरी की है। एक सिंपल बात है, यानी कि 50-50 आपकी क्या 2 वैकेंसी। हुआ ये बेटा कि जनरल की जो वैकेंसी थी वो तो बेटा क्या हो गई, फुलफिल हो गई, मान लेते ये फुलफिल हो गई, लेकिन जो कैटेगरी वाली थी 40 ही फुलफिल हो पाई, 10 बेटा रिमेनिंग रह गई। तो जब नेक्स्ट ईयर 100 निकलेंगी तो उस 100 में बेटा क्या होगा, ये 10 क्या होगी, इंक्लूड होंगी, लेकिन 50 जनरल की निकलेगी और आपका जो कैटेगरी की है वो 50 + 10 निकलेगी। तो इस कंडीशन में देखें तो 110 में आपको 60 मिल रहा है, देखा तो यार कि 50% का वॉयलेंस हो गया, लेकिन ये 10 जोन है बेटा बैकलॉग वाली बची हुई है। तो इस रिगार्डिंग क्या होगा, किसी भी तरह का आप ये नहीं कहेंगे कि इसका क्या हुआ, वॉयलेंस हो गया, ये वॉयलेंस नहीं माना जाएगा। इसको बेटा क्या नहीं मानेंगे, वॉयलेंस नहीं मानेंगे, इसको हम उल्लंघन नहीं मानेंगे। तो ये बात बोलिएगा बेटा। फिर दूसरा बेटा बोलिए धार्मिक संस्था के संदर्भ में विशिष्ट धर्म, कि किसी मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पर राज्य कंडीशन लगा सकता है कि इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर निकलने वाली जो जॉब है, नौकरियां हैं, वो क्या होंगी, स्पेशल उसी रिलीजन के व्यक्ति के लिए निकलेंगी। जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे बेटा सरकार के पास भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, मान लो आर्मी है, हमारी फोर्स है ना, तो फौज के अंदर बेटा क्या मंदिर भी होता है, वहां सब तमाम तरह के भाई लोग वहां भी तो रहते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं। तो बेटा वहां पे गवर्नमेंट यानी कि आर्मी निकालती है वैकेंसी, तो बेटा वहां पे होगा कि भाई फलाना धर्म का व्यक्ति इस धार्मिक स्थल पे क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा। आर्टिकल 16(6) बेटा ये भी रिसेंटली जोड़ा गया 2019 में 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें बेटा ईडब्ल्यूएस के लिए बात की गई। आरक्षण है क्या बेटा, रिजर्वेशन है क्या। अब थोड़ा सा मैं रिजर्वेशन बेटा बहस करूंगा, लेकिन मैंने कहा कि हम लोग मेंस का लेक्चर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बस केवल इसके अंदर प्रोविजंस बताऊंगा, प्रावधान बताऊंगा। तो बात ये है दोस्तों,
आरक्षण। दोस्तों हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण क्या है? कोटा प्रणाली है। कोटा किसको, यानी कि हम देखें तो विधायिका के अंदर बात करें या हम बात करें आपके सरकारी नौकरी में बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी, यानी कि जो बैकवर्ड है उनकी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया। दोस्तों हमारे यहाँ जो आरक्षण दिया गया बेटा, ये 3 सिद्धांतों को पालन करता है। हालांकि अंबेडकर जी का जो फोकस था, अंबेडकर जी कहना ये था कि आपका प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ये तीनों ही सिद्धांत हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है आरक्षण देने के मैटर में कि भाई जिनके साथ पहले से भेदभाव होता रहा है सदियों तक, अब उनको क्या करना होगा? पे करना होगा। उनको आपको क्या करना पड़ेगा? उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो आपकी अपर कास्ट है उसको पे करना होगा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। दूसरा बेटा समानुपातिक, यानी कि आपका प्रोपोर्शनल जस्टिस। बात यह है कि जो सरकारी नौकरी है, अगर सरकारी नौकरी में केवल आपकी जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं उन्हीं की ही हिस्सेदारी होगी, होना ही चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? पार्टनर, यानी कि उसको में क्या आपकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और सशक्तिकरण का सिद्धांत, यानी कि नीति निर्माण में बात करें, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, तमाम तरह की सभी नीतियों में क्या होना चाहिए? आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल और भी दिए गए हैं, आर्टिकल 341, 342, 340, ये सब बेटा क्या है? आपके इसी आरक्षण को देने के लिए दिए गए हैं। हमारे यहाँ बेटा 2 तरह का आरक्षण है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की हम बात करें तो बेटा ये हमने देखा है एससी, एसटी, ओबीसी के संदर्भ में वर्टिकल। जब हम देखते हैं कि बेटा एससी, एसटी के अंदर भी महिलाओं के लिए, जनरल के अंदर महिलाओं के लिए, तो बेटा आपका फिजिकल जो हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए जो बेटा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बेटा जब हम देखते हैं कि वैसे तो देखें आज़ादी से पहले ही साहू महाराज हैं, जैसे ज्योतिराव फुल्ले हैं, अंबेडकर हैं, उन सब की बेटा, तो मैं ज़्यादा चर्चा उसकी कर नहीं पाऊंगा, मैं प्रेजेंट में अब की हम बात करते हैं। बेटा सबसे पहले हम देखें तो चंपाकम दोराई राजन केस, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बेटा मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, इसमें आपका आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बेटा मैसूर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 68% आरक्षण दे दिया गया था। बेटा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 बना था, जो काका कालेलकर आयोग बना था। बेटा इनकी जो सिफारिशें थी उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। आप देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बेटा आपका कौन सा? मंडल आयोग। ध्यान रखिएगा, एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है ये संविधान में पहले से शुरू हो गया था। मंडल आयोग के लिए बेटा कहा जाता है कि मंडल आयोग के लिए 1979 में बीपी मंडल जी की अध्यक्षता मंडल आयोग बनाया गया। इसने अपनी 1980 में बेटा क्या दी? रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इसने कहा कि जो ओबीसी है, ओबीसी की जनसंख्या पूरी भारत की जनसंख्या में लगभग 52% है, लिहाजा उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनका सरकारी नौकरी में जनसंख्या के अनुपात में क्या है? आपका नौकरी में स्थान नहीं, तो फिर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ऑलरेडी बेटा एससी एसटी को लगभग 23% आरक्षण मिल रहा था, और 27% के आरक्षण की डिमांड आपकी किसके? ओबीसी के लिए हुई, तो टोटल ये हो गया बेटा आपका 50%। तो मंडल आयोग की जो बेटा अनुशंसा थी, उस अनुशंसा को 1980 की रिपोर्ट आ गई थी, तब तो उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू नहीं किया गया, लेकिन बाद में वीपी सिंह के द्वारा उसको बेटा क्या लागू कर दिया गया। जब वीपी सिंह ने लागू किया तो बहुत बड़े प्रदर्शन हुए। फिर बाद में नरसिंहा राव की सरकार आई 91 में। नरसिंहा राव ने क्या किया? इस अमेंडमेंट के अंदर, यानी कि इस घोषणा के अंदर जो आरक्षण लागू ओबीसी के लिए, बेटा ये उस समय की बात है, मंडल का मुद्दा। तो वीपी सिंह के द्वारा बेटा की गई घोषणा के अंदर नरसिंहा राव जी ने कुछ अमेंडमेंट किए, मेनली 2 अमेंडमेंट, कि एक तो जो आपका बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा उसमें गरीबों को प्राथमिकता दी जाएगी, और दूसरा जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जो अपर कास्ट हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से क्या दिया जाएगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 10% का आरक्षण 2019 में दिया गया और नरसिंहा राव ने, लेकिन नरसिंहा राव ने केवल क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ना, बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू किया था। तो मामला ये पूरा पहुंचा बेटा कहां पर? आपका सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी केस के अंदर। इंदिरा साहनी केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि 10% फॉरवर्ड क्लासेस को जो आरक्षण मिलेगा वो नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा कहा गया कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्रीमी लेयर का पालन होना चाहिए। बेटा अगर हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो क्रीमी लेयर को हम सिंपल ये बोल सकते हैं, हालांकि इस शब्द का बेटा पहली बार जो प्रयोग किया गया था क्रीमी लेयर का जो हम बात हैं बेटा, तो पहले बेटा संथानम कमीशन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, और बाद में बेटा रामनंदन कमेटी के द्वारा क्रीमी लेयर को लागू किया गया था। क्रीमी लेयर का बेटा सिंपल सा समझ लीजिएगा,
क्रीमी लेयर का अर्थ है जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो सब बेटा क्या क्रीमी लेयर के अंदर आती है। जितने संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपके जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग वगैरह, निर्वाचन आयोग वगैरह, सब बेटा आपके संवैधानिक पद आएंगे। इसके अलावा आपका सेना में कर्नल और कर्नल के समकक्ष तीनों सेनाओं में, तीनों यानी कि आप काम एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, कर्नल, कर्नल के समकक्ष और इनसे ऊपर के सभी अधिकारी, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो हैं यानी कि अर्धसैनिक बल जो हैं उनमें भी समकक्ष अधिकारी, उनसे ऊपर के अधिकारी, वो सब बेटा क्या क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी वो भी बेटा क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो एनुअल यानी कि हम प्रोफेशनल की बात करें या जो कामकाजी लोगों की बात करें, जो 8 लाख रुपया जिनकी क्या सालाना इनकम है वो भी बेटा क्या क्रीमी लेयर में आएंगे। पहले 2.5 थी, फिर बढ़ के अब 8 लाख चल रही है। 8 लाख का क्या है यानी कि इनको, और बेटा क्रीमी लेयर का जो थ्योरी है ये केवल ओबीसी के संदर्भ में है, एससी एसटी के संदर्भ में बेटा नहीं है। चलिए, ये हमने इंद्रासानी केस की बात की। बेटा कई राज्यों ने अभी भी हम देखें तो 50% का क्या किया हुआ है, वॉयलेंस किया हुआ है, उनके यहाँ 50% से ज्यादा क्या आरक्षण दिया गया है। 77 बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया था, भी मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। 81 में आपको बता चुका हूं। एक एम नागराजन केस दोस्तों याद रखिएगा 2006 का। एम नागराजन केस में दोस्तों ये कहा गया था कि जो पिछड़ापन है, पिछड़ेपन का आपको आधार, जिस भी आप कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो उसका स्पष्ट आपको आधार बताना पड़ेगा। दूसरा ये भी बताना पड़ेगा, कोर्ट ने कहा कि उस कम्युनिटी का क्या सरकारी नौकरियों में कितना स्थान है, उसके बिल्कुल क्वालिफाइड डाटा आपके पास होना चाहिए, पूरा आंकड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी क्या करें, किसी भी कम्युनिटी को क्या करें, पता चला कि एक स्टेट के अंदर एक ही कम्युनिटी के लोग क्या बनते जा रहे हैं, उनको नौकरी लगती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपके पास में पूरा डाटा होना चाहिए। और दूसरा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रिजर्वेशन दे रहे हैं और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। यानी कि आरक्षण दें, आरक्षण को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको उस पोस्ट के लायक यानी बनाया जाए, उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए, तब आप क्या करें, आरक्षण दें। ये एम नागराजन केस दोस्तों 2006 में आया था। इसको लेकर बहुत विवाद हुए, बहुत सारे केस होने शुरू हो गए थे। लिहाजा कोर्ट ने कहा भाई इसको मामले को खत्म करो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई डाटा जुटाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ठीक लगे आप करो, हम इसमें ज्यादा बीच में नहीं आएंगे। दोस्तों फिर आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण जोड़ा गया। 2019 में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि ये ओबीसी, एससी, एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है उससे डिफरेंट है। उनको बेटा सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, और जो ईडब्ल्यूएस को मिला है बेटा आर्थिक आधार पर मिला है। इसमें 15(6) और 15(16)(6) वाले आर्टिकल बेटा इसके अंदर जोड़े गए ईडब्ल्यूएस के अंदर। चलिए बेटा, हमने आर्टिकल 16 को जाना। आर्टिकल 17 बेटा क्या कहता है, छुआछूत का अंत, यानी कि अस्पृश्यता। बेटा अस्पृश्यता को यानी कि अनटचबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने एक केस के अंदर बेटा, राजस्थान हाई कोर्ट ने जयसिंह केस और इसके अलावा आपका देवराज वर्सेस पद्मा केस, उसके अंदर बेटा डिफाइन करते हुए कहा था कि इस शब्द का जो अर्थ है, हम लोग इसको ऐतिहासिक रूप में भी देख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे सारी नियोग्यताएं जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि वे सब डिस्क्रिमिनेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ क्या करती हैं, समाज में पैदा की जाती है, समाज में बनाई जाती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, छुआछूत बोलेंगे, यानी कि अनटचबिलिटी बोलेंगे। बेटा इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना के समय किसी को कोविड-19 आपको छुए, आप उसको रोकेंगे, तो बेटा उसमें नहीं, उस मैटर में नहीं, वो बात अलग है। किसी को किस तरह की बीमारी, वो बात अलग है, लेकिन आपके जन्म के आधार पर करते हैं तो उसको बेटा इसके अंदर रखा गया है। इसके लिए बेटा बहुत सारे कानून भी बनाए गए, जैसे आपका अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। फिर बेटा 76 में इसको चेंज करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स एक्ट 1976 बना दिया गया। इसके लिए बेटा आपका एससी एसटी अधिनियम पारित किया गया है ना, बहुत सारे बेटा एक्ट पास किए गए अस्पृश्यता के। हाँ, अगला बेटा आर्टिकल 18 में कहता है ओबुलेशन ऑफ द टाइटल। बेटा ब्रिटिश टाइम में क्या था, ब्रिटिश टाइम से पहले ही बात करें, औपनिवेशिक काल से पहले की बात करें, तो बहुत सारे टाइटल्स दिए जाते थे। राजा, राजाधिराज, दीवाने खास, दीवाने बहादुर, सर, केसरे हिंद, फलाना तरह की उपाधियां। जिन लोगों को ये टाइटल्स मिलते थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को सुप्रीम मानने लगते थे, हम पता नहीं क्या डिफरेंट है। तो कहा भाई ये टाइटल्स नहीं चलेंगे। अब टाइटल केवल 2 ही क्षेत्र में चल सकते हैं, एक तो सेना और दूसरा आपका एजुकेशन, यानी कि आर्मी और एजुकेशन चल सकते हैं, अन्य में किसी में भी आपके बेटा टाइटल्स नहीं चलेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बेटा क्या होता है कि आपके बहुत सारे बेटा पुरस्कार, अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, बेटा रिपब्लिक डे ऑनर के तहत दिए जाते हैं। ये केवल क्या है, पुरस्कार हैं।
ये पुरस्कार है, ये आपके टाइटल नहीं है। और कोर्ट का बेटा इसके बारे में स्पष्ट मैसेज है कि इनको आप अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे, ना तो नाम के आगे ना ही नाम के पीछे। ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ डिफरेंट कार्य किया, समाज को एक कृतज्ञ राष्ट्र उनके समाज के लिए किए हुए कार्य के बदले उनको एक पुरस्कार देता है, ना कि टाइटल से बेटा। इसे बेटा ये भी लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर किसी दूसरे देश से बेटा आपको कोई भी टाइटल मिलता है स्वीकार नहीं करेंगे। अगर लेना है कोई बात है तो बेटा आप पहले क्या करेंगे, बात करेंगे किसी प्रेसिडेंट से बेटा परमिशन लेंगे। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से उपाधि बेटा राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा भी बेटा हमारे यहाँ पे होता है, मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, भारत में आके क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो भी बेटा, और खास तौर से कब भारत सरकार की नौकरी कर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मान लो हमारे इसरो में काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है काम कर रहा है, तो वो भी कोई टाइटल बेटा बाहर के देश से नहीं लेगा। अगर लेना है तो प्रेसिडेंट की परमिशन से लेगा बेटा। हालांकि जो ये मैंने अभी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आपको बताया बेटा, 77 में क्या किया गया था, इनको थोड़ा सा में चेंजेस किया गया था, बल्कि समाप्त जैसे ही कर दिया गया था जब आपका जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। लेकिन 1980 में इसको पुनः स्टार्ट कर दिया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1954 के द्वारा बचा की गई थी, और बाद में एक बार फिर 90s में फिर दोबारा से क्या था, इसको कोर्ट के सामने ले जाया गया था। तब भी इसको 2-3 साल इन पुरस्कारों को रोक दिया गया था। फिर दोबारा से 2-3 साल बाद डिसीजन आ गया तो फिर इसको प्रारंभ कर दिया गया था बेटा। अगला आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 तक हम देखें बेटा। आर्टिकल 90 में दिया गया है राइट टू स्पीच, और जब हम राइट टू स्पीच की बेटा बात करते हैं तो यहाँ बेटा आपके 6 अधिकार हैं, 6 राइट दिए गए हैं। 19(1)(a) में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेटा मतलब है कि हम बोलकर, लिखकर, संकेतों से, खामोशी भी बोलती हैं, इशारे भी बोलते हैं, गूंगों की भी आवाज होती है, अगर आप सुनना चाहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आजादी। तो बेटा आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं। मीडिया बेटा आप कौन सा, आपका सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटा आपका रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। आप चुप भी रह सकते हैं। ये सब अधिकार बेटा आपको राइट टू स्पीच के अंदर मिला है। आप जब बोलते हैं तो बेटा बोलने के बाद आपको सम्मेलन करने का, मीटिंग करने का, मुलाकात करने का भी बेटा क्या आपको अधिकार है। आप जिससे चाहे मुलाकात करें, जिससे चाहे मीटिंग करें, इट्स योर राइट, आप कर सकते हैं बेटे। आप मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं, मीटिंग करने के बाद, मुलाकात करने के बाद बेटा आप उनके साथ में अपने रिलेशन बना सकते हैं, अपनी संस्था बना सकते हैं, अपने संबंध बना सकते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं कि आप कोई संघ बना लें, कोई संस्था बना लें कि चलो यार हम मिलकर कुछ काम करते हैं, मिलकर हम ये कार्य करते हैं बेटा। फिर पूरे भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, पूरे भारत राज्य क्षेत्र में आपका कहीं भी घूमने फिरने का मन करे तो आप घूम फिर सकते हैं। कहीं भी भारत राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। एक घर बनाऊंगा डेस्क के सामने, तो बेटा ये भी आप कर सकते हैं। और बेटा आप कोई भी वृत्ति, कोई भी आजीविका, कोई भी कार्य को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। आपका जिस काम में मन लगे आप उस कार्य को बेटा, आप चाहे आईएएस बनना चाहें, आप चाहे टीचर बनना, आप टीचर बन सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी, जो भी आपको मन करे आप कर सकते हैं। तो बेटा ये 6 अधिकार हैं आर्टिकल 91(a) के अंदर, 91(b), 91(c), 91(d), 91(e), 91(f) बेटा पहले था, लेकिन वो संपत्ति का अधिकार था, उसको बेटा यहाँ से हटा दिया गया है। अब वो बेटा आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट 300(a) के अंदर चला गया है। तो आर्टिकल 91(g), ये बेटा आपके 6 अधिकार हैं, 6 राइट्स हैं बेटा। मैंने इंग्लिश में भी ऐसे डाले हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन बेटा मैंने आपको क्या बोला कि जितने राइट्स मिले हैं इनके ऊपर बेटा क्या है कि बहुत सारे क्या है आपके, जो आपके युक्त यानी कि लॉजिकली रैशनल जो आपके प्रतिबंध होने चाहिए वो हैं। जैसे हम आर्टिकल 19(2) के आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि जो राष्ट्र की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेंटी, अगर हमारी सरकार किसी देश के साथ फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडली रिलेशन बना रही है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सरकार का साथ दें, यानी कि सुर से सुर मिलाना है, आपको सरकार का सपोर्ट करना है। दूसरा बेटा का पब्लिक ऑर्डर आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आप जो इथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यूज हैं उनके साथ में बोलेंगे। ये नहीं कि आप अब्यूजिंग करना शुरू कर देंगे, आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। बेटा आप न्यायालय के माने कोड ऑफ कंटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो ये बेटा क्या, किसी को क्राइम करने के लिए उकसाएंगे नहीं कि तुम करो, ऐसा भी नहीं करेंगे बेटा। वही आर्टिकल जहां आपको 19(1)(b) में कहा गया कि आप कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग सम्मेलन बेटा, आप चाहे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 10,000, 50,000, 1 लाख लोग, सब बैठ के बेटा आप सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं।
लेकिन कंडीशन है कि कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होगी जो 1903 में दिया गया। 1903 में क्या बोले कि आप कोई भी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को बेटा डिस्ट्रॉय करने वाली कोई भी आप क्या नहीं करेंगे, आप कोई भी सम्मेलन नहीं करेंगे। हाँ, अगर बेटा वहां पर सेक्शन 144 यानी धारा 144 लगी है तो भी आपका सम्मेलन बेटा क्या नहीं होगा, उस पर कंडीशन लगेगी। बेटा आपको जहां कोई भी संगठन, कोई भी आपकी दोस्ती, संगठन, संस्था, इंस्टीट्यूशन बनाने का राइट मिला है तो उस पर बेटा क्या है, बहुत सारे प्रतिबंध। क्या आप सोवरेनिटी को बिगाड़ने वाला नहीं करेंगे। आपने कहा हमने संस्था बनाई है, हम क्या संस्था बनाई है कि हम भारत से अपने आप को अलग करेंगे। जैसा ना अभी अमृतपाल सिंह का आपने केस सुना होगा, तो वो जो बहुत सारे बेटा ऐसे आपका पीएफआई जैसे संगठन है, या हम देखते हैं जो आपका उल्फा है ना, इस तरह के जो संगठन है वो सब बेटा क्या आपके बैन है। आप बेटा पब्लिक ऑर्डर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी आप इथिकल वैल्यूज को, यानी कि आपको कोई भी इथिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बेटा आप इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे। भारत राज्य क्षेत्र में बेटा कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, बिल्कुल आपको घूमने फिरने का अधिकार है, आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाएं। लेकिन यहां भी बेटा क्या है कि प्रतिबंध दिए गए हैं 19(5) के अंदर। क्या दिया गया 1905 के अंदर कि आप कॉमन पब्लिक का ध्यान रखेंगे। आपने बाइक उठाई और बाइक उठा के लहरिया बनाते हुए आप चला रहे हैं तो बेटा उस लहरिया घूमने फिरने के अधिकार को रोक दिया जाएगा, क्योंकि आपके उस लहरिया की वजह से जो आप किसी को बिठा के घुमा रहे हैं तो उससे बेटा क्या पब्लिक ऑर्डर क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपको रोक दिया जाएगा। साधारण जनता को दिक्कत हो रही है। ऐसा हम देखते होंगे रात को मोहल्ले वगैरह बेटा गेट वेट लग जाते हैं तो आप उस समय घूम फिर नहीं सकते, तो ये कंडीशन लगाई गई। ऐसे बेटा जो एसटी एरियाज हैं, एसटी एरियाज में भी कंडीशंस हैं कि भाई वहां भी आपको परमिशन के साथ में, कुछ जगह तो बेटा परमिशन भी नहीं मिलती जाने की, तो बेटा वो एसटी के संरक्षण के लगाई गई है। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी घर बनाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार बेटा, लेकिन यहाँ भी कंडीशंस हैं। जैसे हम लोग देखें वहां बेटा कॉमन पब्लिक को देखकर, एसटी एरियाज को देखकर उसके अकॉर्डिंग बेटा कंडीशंस दी गई हैं। आप कोई भी बेटा कारोबार कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशनल बना सकते हैं, आप आईएएस बने, आप बिजनेसमैन बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप स्टार्टअप लॉन्च करें, आप यूनिकॉर्न बने, जो आपका मन करे करें। लेकिन बेटा क्या है, कुछ टेक्निकल योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसकी जो बेटा क्या है, डॉक्टर बनने का मन है तो डॉक्टर की डिग्री लो पहले, तब डॉक्टर बनना है। ठीक है, चलिए बेटा मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल से डाला हुआ है कि आर्टिकल 19(1) के अंदर जो राइट्स हैं कौन कौन से राइट्स इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे बेटा हम बात करें 19(1)(b), ये सब मैंने बेटा इसके अंदर डाले हुए हैं, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं ये सब पीपीटी बेटा आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम से, निपुण आलम्बाइन के नाम से, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आर्टिकल 20, आइए बेटा आर्टिकल 20 को देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराध के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस। बेटा अब 3 कंडीशन बोली गई है कि उस विधि के तहत दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जो इस समय प्रभाव में नहीं है। बेटा ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई लॉ नहीं है और आपको, अगर कोई लॉ नहीं है जो यानी कि अभी प्रभाव में भी नहीं है, मतलब लॉ बन भी चुका है लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है, तो आपको पहले से ही क्या नहीं होगा, आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आज आपको पनिशमेंट देने की बात करता है, गवर्नमेंट बात करती है और लॉ लागू हो रहा है आने वाले कल से, है ना, कल से लागू हो रहा है, तो ये नहीं होगा कि आपको आज पनिश कर दिया जाएगा, कल से ही आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा अगर आप उसको क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्राइम करते हैं। दूसरा बेटा क्या, दोहरे दंड से मुक्ति, डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा कि एक बार पापा ने पिटाई कर दी फिर मम्मी भी कह नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक बार हो चुके पर्याप्त है, ठीक है ना, 2 बार नहीं। बेटा ये केवल जुडिशरी के संदर्भ में है, जुडिशरी के संदर्भ में है, लेकिन जुडिशरी के साथ साथ बेटा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका इंक्वायरी चलती है, ट्रिब्यूनल जो बैठते हैं उनके तहत बेटा हो सकता है, यानी कि आपका जुडिशरी आपको 2 बार दंड नहीं देगी, 2 बार पनिश नहीं करेगी, एक बार फांसी दे दी तो ये दोबारा भी देगी, ऐसा नहीं होगा। बेटा सोम अभिशंसन से मुक्ति, यानी कि सेल्फ फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने से मुक्ति। जैसा कई बार देखते हैं पुलिस वगैरह की कबूल कर तुमने किया है तो आप भले ही कर लो, लेकिन बेटा आपको उसके तहत पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको किसी तरह का बेटा पनिशमेंट नहीं होगा। क्लियर? सोम अभिशंसन से मुक्ति। आर्टिकल 21 बेटा आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको आपके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आपको आपके जीवन का बेटा क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। यहां बेटा ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम और लिबर्टी, आर्टिकल 19 में फ्रीडम वर्ड यूज है जबकि आर्टिकल 21 में लिबर्टी वर्ड यूज है। फ्रीडम बेटा प्रतिबंधों के साथ है लेकिन लिबर्टी में कोई प्रतिबंध नहीं, यानी कि आपको आपके जीवन का अधिकार मिलेगा।
लेकिन बेटा जीवन का अधिकार है बेटा, इसको भी 2 बार क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन किया गया है। एक तो गोपालन केस में किया गया, एक मेनका गांधी केस में किया गया। गोपालन केस में तो बेटा बड़ा सीमित सा कर दिया गया, सीमित रूप में कर दिया गया और एक ही शब्दावली पर फोकस किया गया। वो शब्दावली बेटा क्या थी, जो शब्दावली यहाँ पे लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, वो क्या है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, मतलब केवल यही शब्दावली तक उसको सीमित कर दिया गया था कि केवल क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब है आपका कि लाइफ, हाँ पर्सनल, हाँ प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तक ही क्या कर सीमित कर दिया गया था। लेकिन बेटा क्या था कि मेनका गांधी केस में इसमें नई शब्दावली बेटा जोड़ी गई, यानी कि हम देखें गोपालन केस में तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन मेनका गांधी केस में जोड़ा गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून की विधिवत प्रक्रिया। विधिवत प्रक्रिया मतलब प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी बेटा इसके अंदर जोड़ दिया गया, यानी कि कानून की सम्यक प्रक्रिया। आप सोच रहे हो इसे 2 चीजें कहां से जुड़ गई, 2 बातों का मतलब क्या है बेटा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा जब आप देखेंगे। पहले तो ये जानिए कि इन 2 शब्दावलियों का बेटा मतलब क्या है, अर्थ क्या है। पहले तो बेटा जानिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ जापान से लिया गया है। बेटा ये क्या बोलता है कि तत्वात्मक यानी कि कानून बनाने में सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं ये देखेगा, और ये कार्यपालिका के मनमानेपन को रोकेगा। मतलब कोर्ट का काम केवल इतना देखना है, कोर्ट केवल इतना देखेगा कि कानून निर्माण की प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, कानून की प्रक्रिया पालन हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों एक्चुअली फंडामेंटल राइट 1 आवर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा, हालांकि मैं जो नॉर्मल लेक्चर लेता हूँ उसमें तो फंडामेंटल राइट करीब 6-7 घंटे के मिनिमम चलता है, तो इसको हम 2 पार्ट में लॉन्च करेंगे। तो परसों हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का तो रहना ही रहना है, हम ये कर रहे हैं कि इसके 2 पार्ट में, तो कल दूसरा पार्ट इसी समय आपका आ जाएगा। तो फंडामेंटल राइट हम 2 पार्ट्स में करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट आ जा रहा है, सेकंड पार्ट हम लोग कल इसको करेंगे, यानी कि कल यानी कि आपका 26 अप्रैल को इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद,